साल 2025 में ज़ॉम्बीज़ पर आधारित एक और डरावनी फिल्म रिलीज हुई है, जिसमें एक रहस्यमयी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिससे संक्रमित लोग खून के प्यासे और खूंखार ज़ॉम्बी बन गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे अभी भी बहुत फुर्तीले हैं और उनमें सोचने समझने की थोड़ी शक्ति भी बची हुई है। ऐसे खतरनाक जीवों के सामने इंसानी सभ्यता के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। फिल्म की मुख्य किरदार ईशा एक बदकिस्मत औरत है। वायरस फैलने के कुछ ही समय बाद उसका पति इस वायरस का शिकार हो गया और उसने अपनी इकलौती बेटी को भी काट लिया। इसके बाद ईशा को अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे इंसान को खुद अपने हाथों से खत्म करने जैसा भयानक कदम उठाना पड़ा। इस घटना को 4 साल बीत चुके हैं। अब दुनिया में बहुत कम इंसान बचे हैं। जो लोग पहले समाज में शक्तिशाली थे, उन्होंने GMT नाम का एक संगठन बनाया है। वे इंसानी सभ्यता को फिर से बसाने का दावा करते हैं और बचे हुए लोगों को अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं। वे वादा करते हैं कि सबको हथियारों से सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन ये सब फ्री नहीं है। जो भी उनके संगठन में शामिल होता है, उसे बिना किसी सवाल के संगठन का हर आदेश मानना पड़ता है, जो एक तरह से अपनी आत्मा और आज़ादी को बेचने के बराबर है। जब कुछ लोगों को इस सच्चाई का एहसास हुआ और उन्होंने संगठन छोड़ने की कोशिश की, तो GMT ने तुरंत उनका शिकार करने के लिए अपने शिकारी भेज दिए। वे इसे दया का न्याय कहते थे, लेकिन असल में यह एक बेरहम और खूनी सफाया था। कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन ईशा इतने सालों से गहरे अपराध बोध में जी रही थी। उसे हमेशा लगता था कि वह अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। अगर उसके ससुर उसके साथ न होते, तो शायद ईशा कब की अपनी बेटी के पास जा चुकी होती। एक दिन वह अकेली नदी किनारे गई। उस जाने पहचाने माहौल को देखकर उसे फिर अपनी मरी हुई बेटी की याद आने लगी। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं, तो बेटी का अक्स गायब था। इस पल ईशा का सब्र टूट गया। उसने चुपचाप अपनी बंदूक उठाए और जैसे ही ट्रिगर दबाने वाली थी, उसे एक घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। ईशा ने मुड़कर देखा तो नदी किनारे एक शानदार भूरे रंग का घोड़ा खड़ा था। उसकी नजर तुरंत घोड़े की पीठ पर बने GMT के निशान पर पड़ी। पास में ही एक आदमी घायल और बेहोश पड़ा था। ईशा के मन में एक गहरी बेचैनी दौड़ गई। वो GMT वालों की क्रूरता को जानती थी, इसलिए इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन उस आदमी के बैग पर लगे एक ड्रैगन फ्लाई वाले की रिंग ने उसका ध्यान खींच लिया। उसकी बेटी को भी ड्रैगन फ्लाई बहुत पसंद थी। ईशा इसी सोच में डूबी थी कि उस आदमी को बचाए या नहीं। तभी वह घोड़ा उसके पास आ गया। उसकी आंखों में एक प्रार्थना थी। आखिरकार ईशा ने उस घायल आदमी को बचाने का फैसला कर लिया। उसी समय जंगल में शिकार कर रहे ईशा के ससुर जेसन की नज़र GMT के 3 शिकारियों पर पड़ती है। ये जगह GMT के कैंप से बहुत दूर थी, इसलिए जेसन को समझ नहीं आया कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईशा उस घायल आदमी को घसीटकर अस्तबल में ले आई थी। सुरक्षा के लिए उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर ईशा ने उसके बैग की तलाशी लेनी शुरू की। बैग में कुछ अजीब दवाइयों के अलावा GMT का बनाया हुआ एक एंटीवायरस सीरम भी था। ईशा ने सुना था कि यह चीज़ बहुत कीमती है और यह उन लोगों को ठीक कर सकती है जिन्हें ज़ॉम्बी ने काटा है और जो अभी तक पूरी तरह ज़ॉम्बी में नहीं बदले हैं। इसे बनाना बेहद मुश्किल था, इसलिए GMT के अंदर भी यह सिर्फ बहुत ऊंचे पद वाले अधिकारियों को ही मिलता था। जब जेसन शिकार से लौटा तो उसने ईशा को सावधान रहने को कहा। GMT के शिकारियों का यहाँ आना जरूर किसी खास मकसद से हुआ है। शायद वे अपने संगठन के लिए और लोगों को जबरदस्ती पकड़ने आए हैं। लेकिन ईशा का ध्यान कहीं और था। काफी देर बाद उसने जेसन को उस घायल आदमी के बारे में बताया। वह आदमी कोई अमीर या शक्तिशाली नहीं लग रहा था, फिर भी उसके पास एंटीवायरस सीरम था। दोनों तुरंत समझ गए कि उन शिकारियों का असली मकसद क्या है। जाहिर है इस आदमी ने GMT का सीरम चुराया है। जेसन गुस्से से चिल्लाया कि ईशा के इस काम ने उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। ईशा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तय किया कि सुबह होते ही वह उस आदमी को वहां से भगा देगी। पास खड़ा घोड़ा शायद उनकी बातें समझ रहा था। वह अपना सिर हिलाकर मानो अपने मालिक को बचाने की भीख मांग रहा हो। लेकिन जेसन अस्तबल से बाहर चला गया और ईशा से दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद करने को कहा, क्योंकि रात के समय ज़ॉम्बी सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। थोड़ी बहस के बावजूद जेसन ने हमेशा की तरह रात का खाना बनाया। आजकल शिकार मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। आज पूरे दिन घूमने के बाद उसे सिर्फ 2 खरगोश मिले थे। पर ईशा ने खाने की कद्र नहीं की और नखरे दिखाने लगी। उसने मेज पर रखे खाने को हाथ भी नहीं लगाया और सीधे अपने कमरे में चली गई। वहां उसने अपनी बेटी की पसंदीदा गुड़िया उठाई और फिर से माँ बेटी के पुराने दिनों को याद करने लगी। देखते ही देखते आधी रात हो गई, पर ईशा को नींद नहीं आ रही थी। वह चुपचाप अस्तबल में गई ये देखने की वह आदमी कैसा है, पर वह आदमी पहले ही जाग चुका था। उसने तेजी से आगे बढ़कर ईशा को चुप रहने का इशारा किया। बाहर एक ज़ॉम्बी घूम रहा था। दोनों ने सोचा कि वे उसके जाने का इंतजार करेंगे, लेकिन तभी डरा हुआ घोड़ा जोर से हिनहिनाया। ज़ॉम्बी तुरंत दरवाजे की तरफ लपका। गनीमत रही कि उस आदमी ने तेजी से दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया।
ईशा मदद करने आगे बढ़ी, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसका गला दबोच लिया। इस जानलेवा पल में उस आदमी ने एक बंदूक उठाकर ज़ॉम्बी पर गोली चला दी। जब ये पक्का हो गया कि ज़ॉम्बी भाग गया है, तो उस आदमी ने बेचैनी से पूछा कि उसका बैग कहाँ है। ईशा उसे लिविंग रूम में ले गई। जब उसने देखा कि एंटीवायरस सीरम सुरक्षित है, तो उसने राहत की सांस ली। उसने बताया कि उसका नाम रोरी है और वह जीएमटी संगठन का सदस्य नहीं है। उसके बेटे को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए वह संगठन में शामिल होने का नाटक करके बेस में घुसा और चुपके से यह कीमती सीरम चुरा लिया। उसने माना कि यह तरीका गलत था, पर अपने बेटे को बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। वह जानता था कि जीएमटी के स्वार्थी लोग कभी भी एक आम इंसान को बचाने के लिए अपना सीरम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सुनकर ईशा को उसका दर्द महसूस हुआ। उसे लगा कि अगर उस समय उसकी बेटी को भी यह सीरम मिल जाता तो आज जिंदगी कितनी अलग होती। घाव पर पट्टी करने के बाद रोरी जाने की जिद करने लगा। उसके बेटे को काटे हुए 2 दिन हो चुके थे और उसके ज़ॉम्बी बनने से पहले सीरम पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ईशा ने उसे समझदारी से रोक लिया। उसने कहा कि रात में ज़ॉम्बीज़ बाहर ज़्यादा सक्रिय होते हैं और अगर वह अभी बाहर गया तो अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाएगा। आखिरकार रोरी मान गया और सुबह तक रुकने का फैसला किया, पर दोनों को यह नहीं पता था कि जीएमटी के शिकारियों ने उनके घर का पता लगा लिया है। अगली सुबह जेसन ने लिविंग रूम में रोरी को देख लिया। ईशा ने दौड़कर उसे पूरी कहानी समझाई। जेसन कोई नासमझ इंसान नहीं था, उसने बस रोरी से जल्द निकल जाने को कहा। रोरी ने जैसे ही हाँ में सिर हिलाया, वह कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा। जेसन ने कल ही उसके घाव देखे थे और उसे शक था कि खून का थक्का जमने से उसकी सांस की नली पर दबाव पड़ रहा है। अब उसके सीने में एक छोटा सा छेद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक इंजेक्शन लगाने के बाद रोरी की हालत काफी सुधर गई, लेकिन अब उसका सफर पर निकलना मुश्किल था। ईशा को चिंता होने लगी कि इस देरी से रोरी के बेटे का इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसा लग रहा था कि ईशा अपनी बेटी को न बचा पाने के अफसोस को उस छोटे लड़के को बचाकर पूरा करना चाहती थी। जेसन ने अपनी बहू के मन की बात समझ ली और गंभीर होकर कहा, अगर तुम उस लड़के को बचाना चाहती हो तो हिम्मत से जाओ, शायद यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। तभी अचानक एक तेज अलार्म बजा। जीएमटी के शिकारी आ गए थे। जेसन ने सोते हुए रोरी को जबरदस्ती उठाया और ईशा से कहा कि वह उसे घोड़े पर लेकर भाग जाए, जबकि वह खुद शिकारियों को रोकने के लिए पीछे रुकेगा। जल्दी से विदा लेने के बाद जेसन ने खुद को हथियारों से लैस किया। वह निडर होकर घर से बाहर निकला और शिकारियों से कहा कि यह उसकी निजी जमीन है। लेकिन शिकारियों के लीडर ने कहा कि दुनिया खत्म होने के बाद सारी जमीन जायदाद जीएमटी की है, क्योंकि उन्होंने ही दुनिया में व्यवस्था कायम रखी है। जेसन का मकसद सिर्फ समय बर्बाद करना था, इसलिए वह उनसे बहस करता रहा, पर उसे नहीं पता था कि शिकारियों ने एक चाल चली थी और एक आदमी को चुपके से पिछले दरवाजे पर भेज दिया था। इधर ईशा और रोरी भागने ही वाले थे कि उन्हें किसी के आने की आहट हुई। रोरी दरवाजे के पीछे छिप गया और हमलावर के सिर पर जोर से वार किया और उसके गोली चलाने से पहले ही खुद गोली चला दी। इसी गोली की आवाज से दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। बदकिस्मती से जेसन का पहला निशाना चूक गया और वह लीडर को नहीं मार पाया, जिससे वह खुद मुश्किल में पड़ गया। आखिरकार वह अकेला उन सब का सामना नहीं कर सका और शिकारियों ने उसे गोलियों से भून डाला। लेकिन उसके इस बलिदान ने ईशा और रोरी को भागने का कीमती समय दे दिया। जब साथ आई महिला शिकारी ने अपने लीडर को एक बूढ़े आदमी को इतनी बेरहमी से मारते देखा तो उसे जीएमटी का असली चेहरा समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि यह बचे हुए लोगों का शोषण करने वाला एक अपराधी संगठन है। उसने इस मिशन को छोड़ने का फैसला किया। लीडर गुस्से से कांप उठा, लेकिन पुराने साथी होने के नाते उसने नियम के मुताबिक उसे मारा नहीं, बल्कि गालियां देते हुए रोरी का पीछा करने लगा। दूसरी तरफ रोरी एक जंगल के पास पहुंच गया था। आगे घोड़े से जाना मुमकिन नहीं था। उसने फिर से ईशा से अलग होने का फैसला किया, लेकिन ईशा ने रोरी के घायल होने की वजह से उसे घर तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने अपनी मरी हुई बेटी का जिक्र करते हुए कहा कि वह ये रोरी की मदद के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए कर रही है। रोरी मान गया। उसने एक बोतल निकाली और बताया कि ये दवा ज़ॉम्बियों की सूंघने की शक्ति को भ्रमित कर सकती है। लेकिन तभी गोली चलने की आवाज आई। शिकारी लीडर उन तक पहुंच चुका था। रोरी ईशा को लेकर तेजी से भागा, लेकिन शिकारी उनका पीछा करता रहा। रोरी समझ गया कि किसी एक को उसे रोकना होगा। उसने सीरम ईशा को दिया और उससे विनती की कि वह इसे किसी भी हाल में उसके घर तक पहुंचा दे। पता याद करने के बाद ईशा बैग लेकर जंगल की गहराई में भाग गई। वहीं रोरी ने एड्रेनालाइन का एक इंजेक्शन निकाला, जो उसने आखिरी हथियार के तौर पर रखा था। दवा का असर होते ही कमजोर रोरी में गजब की फुर्ती आ गई। उसने लीडर से जबरदस्त मुकाबला किया। जब रात होने लगी और दवा का असर खत्म होने को आया तो रोरी ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने आवाज से लीडर को एक जाल में फंसाया और पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया।
इस अचानक हमले से रोरी ने लीडर को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन जैसे ही वह आखिरी गोली मारने वाला था, पास से ज़ॉम्बियों के चीखने की आवाज आई। रोरी ने अपनी बंदूक नीचे कर ली। वह चाहता था कि यह बेरहम शिकारी ज़ॉम्बियों द्वारा नोच नोच कर खाए जाने का दर्द महसूस करे। रोरी जानता था कि अपने घावों और दवा के असर के कारण वह ज़ॉम्बियों से भरी यह रात नहीं काट पाएगा, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ज़ॉम्बियों को खुद पर हमला करने दिया। इस बीच ईशा अभी भी जंगल में भागी जा रही थी। अचानक उसका पैर एक फंदे में फंसा और वह गिर पड़ी। जब वह उठी तो उसने सामने ज़ॉम्बियों का एक झुंड देखा। वह तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गई। हालांकि वह उनसे बच गई, लेकिन भागते समय एक और ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करके उसे मार गिराया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इस लड़ाई में ज़ॉम्बी ने ईशा के हाथ पर काट लिया था। अब बैग में रखा सीरम ही उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। उसे फैसला करना था, क्या वह इसे खुद इस्तेमाल करे या रोरी के बेटे को दे। इस उलझन में उसे अपनी बेटी का चेहरा दिखाई दिया और उसका दिल एक फैसले पर पहुंच गया। अचानक कुछ ज़ॉम्बी ईशा के पास आ गए। शायद उन्हें महसूस हो गया था कि वह भी उन्हीं में से एक बनने वाली है, या फिर सूंघने की शक्ति को भ्रमित करने वाली दवा ने अपना काम कर दिया था। उन ज़ॉम्बियों ने उस पर हमला नहीं किया। ईशा ने कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी सांस रोकी और धीरे धीरे वहां से दूर चली गई। जैसे तैसे सुबह हुई और ईशा आखिरकार उस जंगल से बाहर निकल आई। उसे घास के मैदान में एक घर दिखाई दिया। वही रोरी का घर था। दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़ी औरत बंदूक लेकर बाहर निकली। रोरी का बैग देखकर वह कुछ पूछने लगी। ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मुड़कर चली गई। बूढ़ी औरत ने बैग उठाया और उसके अंदर रखे सीरम को देख लिया। उसका बेटा चला गया था, लेकिन वह एक ज्यादा कीमती चीज पीछे छोड़ गया था। ईशा अकेले नदी किनारे गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बेटी उसे देखकर मुस्कुरा रही है। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने सही फैसला लिया। अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ दिनों में उसने एक और जिंदगी को बचा लिया था। यही इस फिल्म की पूरी कहानी है। ये फिल्म एक माँ की खुद के अपराध बोध से मुक्ति और शांति पाने की कहानी है। कहना होगा कि ऐसे लोग वाकई बहुत महान होते हैं। ऐसी दुनिया में जिंदा रहना ही बहुत मुश्किल है, पर उसके पास दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने की भी ताकत थी। शायद यही वजह है कि इंसानी सभ्यता कभी खत्म नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर आप हीरोइन की जगह होते तो आप क्या चुनते? खुद की जान या किसी अनजान व्यक्ति की जान? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।